Hello everyone, welcome back to the channel One Act Language Classes. How are you all? I'm fine over here. I am back with another video for the class 12 board examination series, and in this video I'll be talking about the important question answers of the last 3 chapters from our book Vistas. These question answers are important क्योंकि ये आपको help करेंगे in forming the other answers. एंड ऑल्सो ये आपको सारे कीवर्ड्स और सारी समरीज भी प्रोवाइड करेंगे, तो मेक श्योर कि आप इन आंसर्स को जरूर देखो, क्योंकि आंसर्स को आप जब पढ़ोगे समझोगे तभी आप आगे के अपने आंसर्स को फॉर्म कर सकोगे. ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले चैप्टर के साथ में, जो होगा हमारा जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ, रिटन बाय तशानी दोशी. पहला क्वेश्चन है, द वर्ल्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री इज ट्रैप्ड इन एंटार्क्टिका. हाउ इज द स्टडी ऑफ दिस रीजन यूजफुल टू अस. दुनिया की पूरी जियोलॉजिकल जो हमारी हिस्ट्री है वो अंटार्कटिका में ट्रैप्ड है, और ये स्टडी किस तरह हमारे लिए फायदेमंद है. द स्टडी ऑफ अंटार्कटिका शोज दैट इंडिया एंड अंटार्कटिका वर पार्ट ऑफ अ सुपर कॉन्टिनेंट नेम्ड गोंडवाना. दिस सुपर कॉन्टिनेंट एग्जिस्ट 650 million years ago. The climate of Gondwana was much warmer. It fostered a huge variety of flora and fauna. Then about 150 million years ago, dinosaurs were wiped out. The age of mammals started. Gondwana was forced to separate into countries. The globe was shaped much as we know it today. A cold circumpolar current was created. It made Antarctica frigid. Thus, we can say that the world's geological history is really trapped in Antarctica. So, around 650 million years पहले Antarctica और इंडिया ये सब एक पार्ट थे एक सुपर कॉन्टिनेंट का जिसका नाम था गोंडवाना. डायनासोर्स तब एग्जिस्ट किया करते थे, इंसान नहीं थे. फिर अराउंड गोंडवाना का जो टेम्परेचर था वो बहुत बढ़िया था, वार्मर था, इसीलिए वहां पे जो फ्लोरा एंड फौना थी वो बहुत अच्छी थी. और फिर अराउंड 150 मिलियन ईयर्स पहले डायनासोर्स चले गए और इंसान आ गए. अब उसके बाद इंसान आए तो चेंजेस आए, मैमल्स आ गए. उसके बाद में गोंडवाना सेपरेट हो गया अलग अलग कंट्रीज में, और इस सेपरेशन की वजह से एक सर्कमपोलर करंट बन गया जिसने अंटार्कटिका को इतना फ्रिजिड और ठंडा बना दिया. इसीलिए हम कह सकते हैं कि दुनिया की जियोलॉजिकल हिस्ट्री ट्रैप्ड है अंटार्कटिका में. Why did Geoff Green decide to take high school students to Antarctica? Geoff Green didn't find any good in taking curious celebrities to Antarctica until he thought of taking high school students. He believed the young enthusiasm in them would easily understand the seriousness of the threat that poses the Earth by visiting Antarctica, and they would act their bit to save the planet from further deterioration. Geoff Green एक बहुत ही रिच कैनेडियन थे. वो पहले सभी अमीर लोगों को लेके जाया करते थे ऐसे एक्सपीडिशंस पे, लेकिन उनको समझ में आया कि अमीर कुछ करते हैं नहीं, इनको बस जाके घूमना होता है, सेल्फीज खिंचानी होती हैं. वही इससे अच्छा है कि मैं बच्चों को लेके जाऊं, वो बच्चे जो आगे चल के इस दुनिया की पॉलिसी मेकर्स बनेंगे, जो इस दुनिया को संभालेंगे, तो अच्छा है कि उनको लेके जाऊं ताकि वो समझ सकें कि क्या प्रॉब्लम्स हैं एक्चुअली. व्हाट इज स्टूडेंट्स ऑन आइस? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. स्टूडेंट्स ऑन आइस इज एन एजुकेशनल जर्नी टू अंटार्कटिका. इट टेक्स हाई स्कूल स्टूडेंट्स टू शो देम द टेरिफाइंग इंपैक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज इन अंटार्कटिका, सो दैट द स्टूडेंट्स, future policy makers of the earth, will realize that the end of the earth is quite near, and therefore something should be done to save the planet. Students on Ice प्रोग्राम एक एजुकेशनल जर्नी है अंटार्कटिका के लिए. ये हाई स्कूल के बच्चों को लेके जाता है अलग अलग जगहों पे, ताकि वो ह्यूमन एक्टिविटीज के भयानक इम्पैक्ट्स को दिखा सके और बच्चे समझ सकें कि आखिर हम कहाँ पे गलत हैं. ये बच्चे इसीलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज दीज स्टूडेंट्स आर द फ्यूचर पॉलिसी मेकर्स, और ये जब समझेंगे प्रॉब्लम को तभी ये प्रॉब्लम को सही कर पाएंगे. सो ये हो गई बात हमारे इस चैप्टर की, जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ की. अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की, ऑन द फेस ऑफ इट. यू शुड नॉट बिलीव ऑल यू हेयर. व्हाई डिड डेरी से दोज वर्ड्स टू हर मदर? आपको हर उस बात को बिलीव नहीं करना चाहिए जो आप सुनते हो, और डेरी ने ये वर्ड्स क्यों कहे अपनी मम्मी से. That statement was once delivered Mr. Lamb to Derry when he told him about the comment of the woman in the market.
ये स्टेटमेंट मिस्टर लैम ने डेरी को बोला था जब उसने बताया था उनको अबाउट दैट पर्टिकुलर वुमन जो मार्केट में थी. He repeated the same words to his mother when she told him that Mr. Lamb was not a good person. और उसने वही सेम वर्ड अपनी मम्मी को बताया जब उनकी मम्मी ने बोला कि मिस्टर लैम एक अच्छे आदमी नहीं है, ऐसा उन्होंने सुना था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन डेरी इज अ विक्टिम ऑफ हिज ओन कॉम्प्लेक्स. हाउ डज देयर कम अ चेंज इन हिज थिंकिंग? Derry is a young boy of 14 years. One side of his face is badly burnt due to falling of the acid. He thinks it is the ugliest thing in the world. When he sees his face in the mirror, he gets afraid of himself. He has heard ladies saying, "What a terrible face. No one will like him." He becomes dejected, withdrawn and defiant. He is unable to face the world. He avoids the general public. All these facts turn Derry a victim of his own inferiority complex and negative attitude. By chance, he sneaks into the garden of Mr. Lamb, thinking it to be a secluded place, but Mr. Lamb interrupts him and tells that his door is always open. People can come and he has got so many friends. Consequently, a surge of relief starts flowing in the mind of Derry. He is drawn towards him. Mr. Lamb tells that children tease and call him Lammy Lamb, but he never minds. He plays with them and gives them toffees. His viewpoint brings a great change in Derry. He becomes free from inferiority complex and decides to face the realities of the world. Derry स्टार्टिंग में बहुत ही ज्यादा एक कंजर्वेटिव और कॉम्प्लेक्स चाइल्ड था. उसके फेस पे एसिड गिरने की वजह से उसको लगता था कि मेरा फेस दुनिया की सबसे भद्दी चीज है, और उसको कुछ लोगों के कमेंट्स भी सुनाई पड़ गए थे जब वो कह रही थी वो फीमेल्स कि ये कितना टेरिबल फेस है, इसको कोई पसंद नहीं करेगा. वो दुनिया से छुपने के लिए मिस्टर लैम के गार्डन में आता है ये सोच के कि ये एक खाली जगह है, लेकिन वहां पे मिस्टर लैम उसको इंटरप्ट करते हैं. उसके बाद में मिस्टर लैम उसको बताते हैं कि मेरा गार्डन सबके लिए ओपन है, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं. आगे चल के हमें पता चलता है कि डेरी को धीरे धीरे काफी कंफर्टेबल फील होने लगता है मिस्टर लैम के साथ. वो उनकी बातों की तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है, और एट द एंड ऑफ द चैप्टर डेरी आखिरकार अपनी लाइफ की सारी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्सेस को छोड़ देता है, और वो इतना समझदार और इतना वाइज हो जाता है कि वो अपनी लाइफ की रियलिटीज को फेस करने के लिए रेडी हो जाता है. नेक्स्ट है, हाउ डिड मिस्टर लैम चेंज डेरीज नेगेटिव एनर्जी इनटू ऑप्टिमिज्म? When Mr. Lamb observed that Derry was completely lost, he tried his level best to make him sit with him. He asked Derry about his liking and tried to clear all the doubts, whatever he had in his mind. He told him that beauty lies in the eyes of a man, not in his physical appearance. He made him hear a story which was about a man who wanted to escape his death. Hearing that story, he laughed a lot. By giving him many examples like weeds and plants, bees singing and many more, he changed his personality completely. In the end, Derry got ready to come to his home, which shows that he was very much influenced with his personality. मिस्टर लैम ने जब ये देखा कि डेरी एक खोया हुआ बच्चा है, लॉस्ट है वो, तो उन्होंने उसको अपने पास बिठाने की बहुत कोशिश करी. उन्होंने उनको कई सारी स्टोरीज बताई, जैसे कि वीड और प्लांट्स की स्टोरी, उस आदमी की स्टोरी जो डेथ से डरता था और अपने आप को कमरे में बंद कर दिया था. उन्होंने बीज सिंगिंग वाली स्टोरी बताई उसे. उन्होंने अपने घर के बारे में बताया कि मैं कैसे कर्टेन्स नहीं लगाता अपने घर में. ये सारी स्टोरीज आखिरकार डेरी को चेंज कर देती हैं इनटू क्वाइट हैप्पी एंड अ फ्री बॉय, और वो अपनी लाइफ की रियलिटीज को समझ जाता है. He reached his home and found that he was no more. Having felt that he was no more, he started crying, which shows his emotions were aroused by the positivism of Mr. Lamb. Now he was a complete personality who considered that the work done by an individual is more important than his physical appearance. Derry की पूरी पर्सनालिटी चेंज हो चुकी है. हमें इस बात का पता तब चलता है जब लास्ट में प्ले के अंदर मिस्टर लैम की डेथ हो जाती है, और वो जब वापस लौट के आता है तो वो उन्हें मरा हुआ पाता है. उन्हें मरा हुआ देख के वो रोने लगता है, विच मीन्स कि उसके अंदर के इमोशंस वापस से जिंदा हो चुके थे, और हमें समझ में आ जाता है कि भाई डेरी एक चेंज्ड पर्सन बन चुका है अब, जो ये कंसिडर करता है कि इंसान का काम मैटर करता है, उसकी अपीयरेंस मैटर नहीं करती. क्योंकि मिस्टर लैम ने उसको बताया था कि जो बच्चों को मैं टॉफी देता हूं वही बच्चे मुझे लेमी लैम कह के चढ़ाते हैं, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आई कंसिडर माई वर्क एंड माई
my connections with the people more important than my appearance. What is the theme of the play on the face of it? ध्यान रखना इस क्वेश्चन को. The play shows that handicapped people suffer from a sense of loneliness. The main theme is that appearances are deceptive. Lamb is regarded as an eccentric man. However, he is very kind and generous. He longs for human companionship. Similarly, Derry appears to be an ugly boy with a huge scar on his face. No one loves him. He is the object of ridicule and neglect. However, he is a sensitive boy who wants to love and to be loved. प्ले हमें दिखाता है किस तरह हैंडीकैप लोग सफर करते हैं एक लोनलीनेस की फीलिंग से. और जो मेन थीम है वो ये है कि अपीयरेंसेस जो होती हैं वो डिसेप्टिव होती हैं, धोखे में रखती हैं अपीयरेंसेस हमें. एक तरफ मिस्टर रैम है जिनको एक इसेंट्रिक मैन की तरह रिगार्ड किया गया है, हालांकि वो बहुत ही ज्यादा काइंड है और बहुत जेनरस है, उनको लोगों के साथ रहना बहुत पसंद है. ऑन द अदर हैंड डेरी एक अगली सा दिखने वाला लड़का है अकॉर्डिंग टू द चैप्टर, जिसके चेहरे पे एक स्कार है. और डेरी बहुत ज्यादा बुरा फील करता है क्योंकि उसको लगता है कोई उससे प्यार नहीं करता. वो एक मजाक का जरिया बन जाता है लोगों के लिए, पर वो भी एक ऐसा बच्चा है जो चाहता है लोगों को प्यार करना और लोगों से प्यार चाहिए उसे भी, वो भी चाहता है कि लोग मुझे प्यार करें. एंड दैट इज द मेन थीम ऑफ द प्ले ऑन द फेस ऑफ इट. अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की, जो है हमारे मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड. दो स्टोरीज में है ये. Seeds of rebellion are sown early in life. Injustice even can't escape the eyes of child. Justify the statement with reference to the lesson Memories of Childhood. The lesson Memories of Childhood is an amalgamation of two autobiographical episodes, one by American Indian woman and second by a Tamil Dalit writer. Both stories highlight the women's oppression, class barriers, racialism, discrimination and exploitation that tend to pull them down. Both the stories advocate the statement that seeds of rebellion are sown early in life. लेसन में हमें दो ऑटोबायोग्राफीज के बारे में पता चलता है, दो विमेन की, एक इंडियन अमेरिकन और एक तमिल दलित राइटर. दोनों ही बताती हैं कि विमेन के ऊपर जो रेशियलिज्म, जो अत्याचार होते हैं उनके बारे में बात हुई है स्टोरीज में. In the cutting of my long hair, the feeling of breaking free and gaining freedom are seen in the girl. Cutting of my long hair में बात होती है कि किस तरह आप आजादी के लिए अपने आप को फ्री कर लेते हो, सारी जंजीरें तोड़ के बाहर निकल जाते हो. Zitkalasa in the very first line reports that her first day in school was bitter cold. For her, if not only describes the weather, but also represents the atmosphere of the boarding school. Though she was a child, but she could observe the overly disciplined students of the school and its unfriendly staff. She faced indignity and oppression since she had left her mother. She is not ready to get her hair cut to lose her and identity. She fights till the end but is helpless and she is overpowered. जिटकलासा बताती हैं अपनी फर्स्ट लाइन में कि स्कूल का जो था उस दिन फर्स्ट डे वो बिटर कोल्ड था. ये ना सिर्फ मौसम बताता है बल्कि स्कूल के पूरे हाव भाव को भी समझा देता है. बहुत डिसिप्लिन, स्टाफ बहुत ज्यादा अनफ्रेंडली. और जिटकलासा अपनी माँ से जब से अलग हुई है तब से उनको बहुत बुरा फील होता है. साथ ही साथ वो लड़ती हैं उस चैप्टर में अपने बालों को कटने से बचाने के लिए, बट एट द एंड वो उनकी ताकत कम पड़ जाती है और अथॉरिटीज की ताकत ज्यादा हो जाती है, जिस वजह से उनको अंत में सरेंडर करना पड़ता है, हार माननी पड़ती है. ऑल्सो इन वी टू आर ह्यूमन बीइंग्स, व्हेन बामा वाज इन क्लास 3rd, नो वन had talked to her about untouchability, but still she had experienced it and could notice the difference between landlords and Dalits. The little girl was amused to see how the old man was holding the packet, but when she came to discover the truth, she is extremely upset and citizens the way of the rich. Bama in the second chapter 3rd क्लास में होती हैं, उनसे आज तक किसी ने अनटचेबिलिटी के बारे में बात नहीं करी होती है, लेकिन वो एक्सपीरियंस करती हैं अनटचेबिलिटी को. दलित्स और लैंडलॉर्ड्स के बीच के डिफरेंस को देखती हैं वो. The little girl was amused to see how the old man was holding the packet, but when she came to discover the truth, she is extremely upset and of the citizens, the way of the rich. Through her struggle and hard work, she stands first and wins many friends. Thus we can see that though the children are small and innocent, but they cannot tolerate injustice if they are taught early in their life.
वो जो देखती हैं उस लैंडलॉर्ड को कि उसने क्या डिस्क्रिमिनेशन किया है पैकेट को पकड़ने के लेके, तो उनको बहुत गुस्सा भी आता है और उनको गुस्सा आता है अमीरों पे। और उसके बाद में उनका भाई जब उनको समझाता है अबाउट दिस होल थिंग, तो वो ठान लेती हैं कि मुझे अब हमेशा फर्स्ट आना है। वो क्लास में फर्स्ट आती हैं, पढ़ाई सबसे अच्छे से करती हैं और उनके कई सारे दोस्त बन जाते हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि बच्चों को भी अगर हम लोग बचपन से सही शिक्षा दें तो वो भी इनजस्टिस को टॉलरेट नहीं करते हैं, वो भी उसके अगेंस्ट आवाज उठाते हैं। What was the point of the question raised by the landlord's man to Bama's elder brother? On which street do you live? लैंडलॉर्ड के जो आदमी थे उन्होंने बामा के भाई से जो सवाल पूछा था कि भाई तुम कौन सी गली में रहते हो, इसका क्या पॉइंट था, मतलब क्या था इसका। The people of Bama's time believed in untouchability and social discrimination. Some people were considered privileged while the majority of the others suffered from the shame of being backward class. People gave respect to or disrespect to each other on the basis of caste, religion, and being rich and poor. The landlord's men wanted to know if Bama's brother was touchable or untouchable, and therefore he asked where he lived. उस टाइम के लोग छुआछूत में बिलीव करते थे, रिस्पेक्ट मिला करती थी आपकी कास्ट के ऊपर बेस्ड, आपके रिलीजन के ऊपर बेस्ड, और इसीलिए बामा के भाई से उनके वो लैंडलॉर्ड के आदमी ने पूछा था कि भाई तुम कौन सी गली में रहते हो, जस्ट इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई कि क्या ये एक टचेबल है या फिर ये एक अनटचेबल है। How was Zilkala Shah different from the other Native American students? Zilkala Shah was a Native American girl. She had great love for her tradition and culture. She was proud of her beliefs. She held closer to her heart these beliefs and felt hurt when the rest of the girls followed the foreign culture without any hesitation. For example, when she saw that the other girls like her had put on closely clinging skirts, she felt ridiculed. She herself felt embarrassed for having worn immodest dresses that closely contrasted her culture and tradition. Zilkala Shah बाकी सभी लड़कियों से बहुत अलग थी क्योंकि वो अपने कल्चर और ट्रेडिशन पे बहुत बिलीव करती थी। दूसरी लड़कियां अपने कल्चर को छोड़ चुकी थी, वो एक फॉरेन कल्चर को फॉलो करने लगी थी। और ये बात का हमें एग्जाम्पल पता चलता है स्टार्टिंग में ही, जब याद करो ब्रेकफास्ट के लिए वो लोग जा रहे थे लाइन में, तो वो कहती हैं कि सभी लड़कियां बहुत ही टाइट सी स्कर्ट्स पहनी हुई थी, जिसको देख के उन्हें बड़ा अजीब सा लग रहा था और वो खुद भी बहुत एम्बैरेस थी बिकॉज उन्हें वैसी स्कर्ट्स पहननी पड़ रही थी विच वॉज अगेंस्ट हर ट्रेडिशन एंड कल्चर। In spite of all, the school authorities too had their own justifications. What were they? अच्छा क्वेश्चन है, वैल्यू बेस्ड भी है, ध्यान से पढ़ना। Although the school authorities appear to be dictatorial and unfeeling, we can see the validity of their rules in the modern world. Wearing uniform dresses has been proved practical in all the schools in the world. Under the uniform dress code, the poor hardly feel inferior to the rich. Putting on shoes was novel to Gertrude, but the safety and hygiene that shoes provide to the fit is undisputed. स्कूल अथॉरिटीज हालांकि काफी ज्यादा तानाशाही दिखाती हैं, बट यूनिफॉर्म रखना आज के टाइम में सभी पूरी दुनिया में एक कॉमन चीज है, क्योंकि यूनिफॉर्म से क्या होता है कि अमीर गरीब का कोई फर्क नहीं बचता, सब एक बराबर हो जाते हैं। रही बात जूतों की, तो जूते हाइजीन प्रोवाइड करते हैं और इस बारे में कोई बहस करना भी बेकार है। There is no denying that English language has brought the world much closer more than anything, so we cannot entirely blame the school authorities for imposing English as the only medium of communication in the school. हम जानते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज पूरी दुनिया को बहुत करीब लेके आ गई है और इसीलिए हम स्कूल्स को ब्लेम नहीं कर सकते इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्लीमेंट करने के लिए अपने स्कूल्स में। It goes without saying how good cutting of tangled hair can be, besides keeping one's hair and head clean and safe from lice like insects, it saves time in washing and drying. रही बात बालों की, तो यार बाल अगर छोटे होंगे तो मैनेज करने में इजी होगा, कोई भी इंसेक्ट्स वगैरह या कोई भी ऐसे इन्फेक्शंस नहीं होंगे आपको बालों में, साथ ही साथ उनको वॉश करने में इजी हो जाता है, मैनेज करने में इजी हो जाता है। Praying before a meal or thanksgiving before a meal is one of the greatest prayers, no doubt, because we need to remember the farmers who have made our meal possible. Thus, the rules imposed by the school authorities did more good than bad. If they hadn't been rude in the way of imposition, there was no harm meant. खाने से पहले जो प्रेयर होती है वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें उन फार्मर्स को थैंक करना होता है जिनकी वजह से हम आज खाना खा पा रहे हैं। तो भाई कह सकते हैं कि ये प्रेयर वाला सीन भी बिल्कुल सही है। और बात बस इतनी सी है कि स्कूल
जो भी काम करता है वो सब सही होते हैं, हमारे लिए फायदेमंद होते हैं। बस फर्क ये है कि अगर वो थोड़ा अच्छे से काम को करे, इतना रूड बन के काम ना करें, तो सभी बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होगी। बच्चों को अगर समझ में आ जाएगा उनके बेनिफिट के लिए ये काम, तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड दैट इज वाई स्कूल्स आर नॉट एक्चुअली बैड। अच्छे के लिए हमारे करते हैं जो भी करते हैं, बट तरीका थोड़ा गलत होता है। So that's it about the remaining chapters of Vistas. I hope you understood all the questions and all the important ones. Please make sure कि आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो और आपके सारे आंसर्स इन्हीं से फॉर्म होंगे, तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। Get ready with your preparations. Get to your preparations right now. I will see you in another video. Till then, please take care, keep studying, and bye bye.